हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी होता है या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके प्री एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 26 मार्च ट्यूसडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। देखिए, आपके 3 एडिटोरियल्स आपके बीच में होली की छुट्टियां थी, तो उसकी वजह से आपका न्यूज़पेपर नहीं आया है। तो मार्च 24 को आपका ट्यूबरक्लोसिस वाला डे था। तो शुरुआत के जो 3 एडिटोरियल्स हैं, ये आपके टीबी के संबंध में आए हैं कि इंडिया में टीबी का क्या स्टेटस है, क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं और क्या और किया जा सकता है। इसके अलावा आपका है मम्स के ऊपर। मम्स भी एक डिजीज है, तो ये भी आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। उसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया, अ कॉल फॉर इम्प्रूव्ड इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजीज। तो ये आपका डिजिटल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर आर्टिकल है। तो चलिए इन्हें एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला है आपका टीबी कंट्रोल इन इंडिया कॉल्स फॉर पर्सन सेंटर्ड सोल्यूशन। तो जब हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका प्री और मेंस के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखें तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस है, इसका जो बायोलॉजी वाला थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो आपको आना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या एमडीआर एंड आपका एक्सडीआर टीबी होता है, ठीक है, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एंड क्या क्या अलग अलग स्कीम्स चलती हैं आपकी इंडिया ट्यूबरकुलोसिस में, इंडिया और आपके ग्लोबली, ठीक है। एंड अगर हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 2 जगहों पे आप टीबी के बारे में तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला तो है आपका GS2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज में, जिसमें आपका हेल्थ आता है। हेल्थ में भी अलग अलग जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी होती है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड इन पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा ये आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजीजेस जब हम पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले जो 3 आर्टिकल हैं आपके, तीनों टीबी के ऊपर हैं, तीनों इसी रेफरेंस में आपको पढ़ने हैं, इसी पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ने हैं एंड तीनों टीबी को लेके कुछ ना कुछ अलग बात कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यह है इवन दो द वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24। ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो यूपीपीएससी वाले एग्जाम्स होते हैं, जो पीसीएस एग्जाम होता है जिसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि मार्च 24 को क्या था, वर्ल्ड टीबी डे। तो मार्च 24 को वर्ल्ड टीबी डे था। रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स एंड कम्युनिटीज मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिजीज एलिमिनेशन। तो बेसिकली आर्टिकल अब बात करता है कि क्या हमारी अप्रोच है, ठीक है, क्या किस तरीके का हम सोल्यूशन फॉलो करते हैं एंड हमें असल में क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। अर्जेंट नीड फॉर पर्सन सेंटर्ड केयर। तो ये वाला जो आर्टिकल है, आपकी एक अप्रोच होती है पर्सन सेंटर्ड केयर, ठीक है, पर्सन सेंटर्ड सोल्यूशन, पर्सन सेंटर्ड केयर। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। टीबी अ परसिस्टेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज, कि आज के समय में भी ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है हम सबके लिए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी। एंड अभी तक हमारे इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज ने काफी बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं टीबी को खत्म करने के, लेकिन टीबी को खत्म करने का जो प्रोग्रेस है, जो विकास है उस पर्सपेक्टिव में, वो अभी भी बहुत धीमा है। एंड टीबी से संबंधित जो इलाज होता है, टीबी केयर, जैसे डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, आपका सपोर्ट हो गया, ये सामान नहीं है पूरे देश में। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं मौजूद है। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये बात करता है कि कैसे जो हमारी ओवरऑल टीबी से लड़ने की अप्रोच है, उसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत है एंड कैसे हम पूरे पब्लिक से आगे चल के एक एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टीबी को खत्म करने के बारे में पॉलिसी बनाएं। एक इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि
हर व्यक्ति की क्या ज़रूरत है उस हिसाब से टीबी का इलाज होना चाहिए उसको। तो पर्सन सेंटर्ड केयर क्या है? द कोर ऑफ दिस शिफ्ट लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स एंड कम्युनिटीज विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम। तो अभी तक क्या है कि हम एक अप्रोच लेके चलते हैं और वो सभी पे लागू करते हैं, लेकिन पर्सन सेंटर्ड केयर ये है कि भाई जिस व्यक्ति को, इंडिविजुअल को टीबी है, हम उसको देखें, ठीक है, कि पेशेंट जो है उसकी क्या ज़रूरतें हैं एंड उस पेशेंट का क्या इंटरेस्ट है, एंड सिर्फ पेशेंट का ही नहीं बल्कि उस कम्युनिटी को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाएं। दिस अप्रोच एडवोकेटेड बाय सर्वाइवर्स कम्युनिटीज हेल्थ एक्सपर्ट एंड पॉलिसी एम्फसाइजेस पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू टीबी एंड मैनेजमेंट। तो ये होता है। तो देखते हैं कि अब ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टीबी क्या होता है। अ सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द लिव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल बैटलिंग विद टीबी। तो अभी तक की जो हमारी पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो लोग असल में इलाज के दौरान क्या महसूस करते हैं, उन्हें कितना फ़ायदा लगता है, कितना नहीं लगता है, एंड उनकी असल में और क्या ज़रूरतें हैं। असल में पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इसके आधार पर होनी चाहिए, जो कि इसको नज़रअंदाज किया जाता है। वी ऑफन ओवरलुक द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डिजीज फोकसिंग ऑन सोलली ऑन मेडिकल साइड। जब हम टीबी की नीति के बारे में बात करते हैं, पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो हम फोकस इसी पे करते हैं, मेडिकल साइड में करते हैं कि कैसे किसी को इलाज पहुंचाया जाए, कैसे डिजीज डिटेक्शन किया जाए और यही सारी चीज़ें। लेकिन ये मेडिकल एस्पेक्ट से हट के हम नहीं सोचते हैं कि वो व्यक्ति समाज में कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति के खुद का क्या एक्सपीरियंस है टीबी से, और वो किस तरीके का इलाज खुद डिमांड करता है अपने जीवन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, अपने खुद के पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के पर्सपेक्टिव में। टीबी सर्वाइवर एडवोकेट्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हाइलाइटिंग द नीड टू एड्रेस जेंडर्ड एस्पेक्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल स्टिग्मा एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डिजीज। तो क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में नहीं रखा जाता लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि जेंडर्ड एस्पेक्ट्स, कि पुरुष और महिलाओं का टीबी से जो लड़ाई है वो अलग अलग तरीके से होती है, और दोनों उसका जो असर है अपने ऊपर अलग अलग तरीके से झेलते हैं। उसके अलावा आर्थिक चैलेंज सबके अलग अलग होते हैं, वो नहीं काउंट किए जाते पॉलिसी में। सोशल स्टिग्मा अटैच होता है कि जिसको टीबी की बीमारी होती है समाज में उसको थोड़ा दूर रखा जाता है, उससे लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो ये एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है लोगों का टीबी के साथ। और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं टीबी के, ठीक है। तो अब हमारी जो प्रेजेंट पॉलिसी है वहाँ पे गैप क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अभी हमारा क्या विकास है एंड अभी क्या क्या गैप्स है। There have been some positive developments. Nutritional support programs, though limited, are step forward. There's a growing focus on patient support, stigma reduction and gender responsive care. ठीक है, अभी तक इंडिया में अलग अलग तरीके से टीबी से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे जो गैप्स हैं इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, एंड काफ़ी सारे गैप जो हम पॉलिसी बनाते हैं और असल में जब वो पॉलिसी ग्राउंड पे प्ले आउट होती है उन दोनों में बहुत बड़े बड़े फर्क होते हैं, कि अक्सर जैसा हम चाहते हैं कि हो वैसा असल में नहीं होता। देखते हैं किस किस तरीके से नहीं होता है। एक्सपैंडिंग एक्सेस टू द टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, जब हम जो टीबी की जांच और टीबी का इलाज ये जब हम और ज़्यादा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तब वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। जब मासेस तक पहुंचाना चाहते हैं कि अक्सर जो है हमें टीबी की टेस्टिंग की फैसिलिटी अक्सर नहीं होती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। टीबी की जो जांच है, टीबी का जो इलाज है, ये गांव में जल्दी नहीं मिलता है, लोगों को शहर तक आना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें गाँव में ये चीज़ पहुंचाने की ज़रूरत है, एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी अश्योर्ड टीबी ड्रग्स। एंड अक्सर जो होता है टीबी का इलाज अगर कोई प्राइवेट से कराए तो वो बहुत महंगा पड़ता है, उसकी दवाएं बहुत महंगी पड़ती हैं, ठीक है, एंड जैसे कई गाँव में अवेलेबल भी नहीं होता है। तो एक टाइप से इसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाए, ठीक है, ये कम कॉस्ट होना चाहिए इसका। एंड जो टीबी की दवाएं हैं जो अक्सर काफ़ी महंगी आती हैं, जल्दी नहीं मिलती हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड इज करेंटली अंडर यूटिलाइज्ड, एंड जो
टीबी का जो डायग्नोसिस होता है, जिस जांच से पता चलता है कि टीबी है कि नहीं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। अभी तक उस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया है उस तरीके की टेस्टिंग का, जो कि करनी चाहिए एंड जिससे 100% पता चलता है कि टीबी हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। दूसरा चैलेंज क्या है? मेकिंग केयर मोर ह्यूमेन। ठीक है, कि अभी जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड जेंडर रिस्पॉन्स केयर आर क्रूशियल, कि जो टीबी का सपोर्ट है, देखिए वो सिर्फ एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है। किसी को इलाज है, उसकी जांच कराइए, उसे दवा दीजिए और उसका फॉलोअप कीजिए। लेकिन उस दौरान कि कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक तौर से तो सफर कर रहा होता है, लेकिन मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा सफर कर रहा होता है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट वाली बात होती है, वो अक्सर नहीं होती है, वो निग्लेक्टेड होती है। एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर, की पुरुष और महिलाएं टीबी के इलाज के दौरान किन किन तरीके की बाधाएं फेस करते हैं, किन किन तरीके की चैलेंज फेस करते हैं, तो दोनों जेंडर के लिए एक अलग अप्रोच भी होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी बेस्ड टीबी केयर मॉडल, empowering the frontline workers to provide comprehensive care, addressing not just treatment but also social, economic, mental health, कि यहाँ पे कम्युनिटी वर्कर्स को और ज़्यादा सामने लाया जाए, कि जो आपके नर्सेज होती हैं, जो आपके आंगनबाड़ी होते हैं, जो आपके आशा वर्कर्स होते हैं, उनको और ज़्यादा ट्रेन किया जाए, उनको और ज़्यादा अवेयर किया जाए, क्योंकि वो कम्युनिटी के ही लोग जो होते हैं, वॉलंटियर्स, इन सब कामों में आगे आते हैं और समाज की मदद करते हैं। तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए कि और अच्छे से लोगों तक टीबी का इलाज पहुंच सके, और अलग अलग जैसे सामाजिक, आर्थिक और हमारे मानसिक स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें होती हैं, वो पेशेंट तक पहुंचाई जा सकें इनके माध्यम से। सपोर्टिंग फ्रंटलाइन वर्कर्स इज स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड डिसेंट्रलाइजिंग टीबी सर्विसेज। ठीक है, कि आखिरी में ये बोला है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें और उनका और सशक्तिकरण होना चाहिए। जो सप्लाई चेन है टीबी की, कि टीबी की दवाएं हो गया, टीबी के इलाज के उपकरण हो गए, या और भी डायग्नोसिस हो गया, उसकी सप्लाई चेन बनी रहे। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि कभी कोई उपकरण जो है उपलब्ध नहीं है, कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है, या फिर बहुत महंगे हो रहे हैं। तो सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग बनी रहे और अफोर्डेबल बनी रहे, ताकि सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से दाम घटे या बढ़े ना। एंड उसके बाद डिसेंट्रलाइजिंग टीबी सर्विसेज हो गया, कि जो टीबी की सुविधाएं हैं वो छोटे से छोटे स्तर पे भी मौजूद हों। ठीक है, एंड अगर ये सब हम कर सकेंगे, तो इसकी वजह से जो सोशल स्टिग्मा है, एक्सेसिबिलिटी है और ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं, वो और अच्छे हो सकेंगे। अब देखते हैं टीबी और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे होते हैं। द टीबी डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, अर्बन पुअर, प्रिजनर्स एंड पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स। तो जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, ठीक है, शहरों में जो गरीब लोग हो गए, ठीक है, जो प्रिजनर्स हो गए, कैदी हो गए, या फिर वो व्यक्ति जो कि एचआईवी और एड्स से संक्रमित हो, ठीक है, उनको जो टीबी बीमारी है बहुत गहरे रूप से असर डालती है उनके ऊपर। इट इज नॉट जस्ट हेल्थ क्राइसिस बट ऑल्सो इकोनॉमिक बर्डन, पुशिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इनटू पॉवर्टी। एंड इसकी वजह से जब कोई पहले से गरीब होता है या पिछड़ा होता है, उसको ऐसी भारी बीमारी हो जाए, तो उसको सही कराने में, अपने स्वास्थ्य सही करवाने में और ज्यादा गरीबी में कोई गिरता जाता है। तो अब देखते हैं कि इसके रूट कॉज को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, कैसे एड्रेस किया जा सकता है कि टीबी के रूट कॉज की एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, टू एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक मल्टी सेक्टोरल मतलब कि सिर्फ हम दवाई के तौर पे टीबी, दवाई और इलाज के तौर पे टीबी को ना देखें, लेकिन टीबी से संबंधित और भी काफी सारी चीजों को साथ में एड्रेस करें। जब पॉलिसी बनाए तो ये सारी चीजें भी टीबी के इलाज में इंक्लूड होनी चाहिए, कि गरीबी हटाने वाला एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, पोषण और सुधारने वाला एस्पेक्ट हो गया, घरों में वेंटिलेशन इंप्रूव करना, क्योंकि जो टीबी होती है वो असल में हवा से फैलने वाली बीमारी होती है, और एयर क्वालिटी इंक्रीज करना। ठीक है, द रिसेंट रिसर्चेस डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन इन रिड्यूसिंग टीबी इंसिडेंसेस बाय टैकलिंग अंडरलाइन कॉज। इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टीबी केसेस। तो ये जो रीजंस हैं, देखिए सुनने में लग रहे होंगे कि ये शायद इतने कारगर नहीं है,
लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, जो इनके ऊपर शोध किए गए हैं, उनसे पता लगा है कि जैसे न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया और वेंटिलेशन और एयर क्वालिटी हो गया, इनसे असल में टीबी के केस रिड्यूस करने में बहुत भारी मदद होती है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्या रोल है। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन can revolutionize TB care delivery and access. Investment in better developing vaccine hold promise for ultimate TB elimination. तो ये सारी पॉलिसीज तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाना पड़ेगा, ताकि जो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हैं टीबी से संबंधित, हम उन तक और जल्दी पहुंच सकें, कि वैक्सीन और जल्दी बना सकें और अच्छी वैक्सीन डेवलप कर सकें एआई के माध्यम से, और नई तरीके की दवाएं ला सकें। ठीक है, तो कंक्लूजन में देखिए, हमें असल में क्या चाहिए, पर्सन सेंटर्ड सोल्यूशन या पर्सन सेंटर्ड केयर एक ऐसी है जो एक होलिस्टिक सोल्यूशन है, सारी की सारी चीजों को साथ में लेके चलने वाला एक सोल्यूशन है, उसको कहते हैं हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो अभी जो है हम एक दृष्टिकोण से ही टीबी के सोल्यूशन को देखते हैं, जबकि हमें और बड़े तौर से और ब्रॉड वे में इसके सोल्यूशन को देखने की जरूरत है। उसके बाद है राइट डायग्नोसिस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए यहाँ पे डिटेक्शन वाली बात हो रही है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से पता चलता है हमें डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टीबी के इस एस्पेक्ट वाली बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, इंडियाज फाइट अगेंस्ट टीबी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अचीविंग अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो इंडिया का देखिए एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, ये आप नोट करके रखिए, ये एक प्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया का गोल क्या है कि 2025 तक हमने ठाना है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया से खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस इज अ मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो ये सबको पता है, टीबी एक बहुत भारी बीमारी है एंड दुनिया में और इंडिया में दोनों जगह पर ही बहुत ज्यादा टीबी से के संक्रमण में लोग हैं। कंट्री एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 5 years अहेड ऑफ द यूएन's 2030 टारगेट। तो ये जो टारगेट है 2025 वाला, ये वाला टारगेट जो सेट किया है टीबी को खत्म करने का, ये इंडिया ने किया है। एंड अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का टारगेट है 2030 का। ठीक है, तो इंडिया ने टारगेट किया है कि हम यूनाइटेड नेशन से 5 साल पहले ही टीबी को अपने देश से खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा गोल है, ये एक बहुत एम्बिशियस गोल है एंड इसको पूरा करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस चाहिए होगा, खासकर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। तो देखिए, अर्ली डायग्नोसिस, द अकीलीज हील। वेल, इंडिया हैज शोन promising progress with reduced TB incidence and more. Diagnosis remains the weakest link. अभी तक पूरी की पूरी इंडिया में जो टीबी की स्ट्रैटेजी है, ट्यूबरकुलोसिस की स्ट्रैटेजी है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी जो है वो डायग्नोसिस होता है। ठीक है, कि इंडिया ने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया तो है, टीबी के जो केसेस होते हैं वो भी कम हुए हैं एंड टीबी से होने वाली जो डेथ है वो भी कम हुई है, लेकिन अभी भी जो डायग्नोसिस है, डिटेक्शन है, अभी भी ये पता लगाना कि किसको टीबी है या किसको नहीं है, ठीक है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Millions of TB cases go undetected annually, hindering effective treatment and control efforts. As the article emphasizes, if we cannot find TB, we cannot treat TB, and if we cannot treat TB, we cannot end TB. तो देखिए, अगर हमें टीबी को खत्म करना है, उससे पहले हमें टीबी को ट्रीट करना होगा एंड टीबी को ट्रीट करने के लिए हमें टीबी को ढूंढना होगा कि असल में किसको टीबी है, किसको टीबी नहीं है, क्योंकि जब हम जान सकेंगे किसको है तभी हम उसका इलाज भी कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस जो होता है सबसे पहला पार्ट होता है, अगर डायग्नोसिस अच्छा नहीं होगा तो आखिरी में हम टीबी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि किसको है किसको नहीं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट क्या बताया है कि हमें स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज और अच्छी बनानी पड़ेंगी। स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज क्या है कि बेसिकली ये स्कैन करना, ये ऊपरी तौर से देखना कि किस किस को टीबी है या किस किस को नहीं है। करंट स्क्रीनिंग मेथड बेस्ड सोलली अपॉन सिम्टम्स हैव लिमिटेशन। तो अभी तरीका क्या है कि जिसको सिम्टम आ रहा है वो जाके जांच कराए एंड इसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि इसको टीबी है या नहीं है।
तो जो हमारी पूरी अप्रोच है डायग्नोसिस की वो सिम्टम बेस्ड है। किसी को अगर ऐसा लगेगा कि उसे टीबी है, सिर्फ तभी जाके सरकार को टेस्ट करने के बाद पता लग पाएगा इसको टीबी है कि नहीं। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि ये जो हमारा प्रेजेंट सोल्यूशन है, प्रेजेंट अप्रोच है, इसको बदलने की जरूरत है डायग्नोसिस में। ठीक है, अलग अलग और ऑप्शन क्या हो सकते हैं डायग्नोसिस के। ठीक है, ये वाला आप देख लीजिएगा। अलग अलग जो डायग्नोसिस के ऑप्शंस होते हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग डायग्नोसिस के नाम दे रखे हो सकते हैं। पूछा जा सकता है ये किसके डायग्नोसिस हैं, ठीक है, या फिर ऐसे उल्टा पूछ सकते हैं कि टीबी का इनमें से कौन कौन डायग्नोसिस। तो इंडिया में हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं टीबी की जांच के लिए। सबसे पहला है एक्सरे इमेजिंग विद एआई सपोर्ट। पोर्टेबल एक्सरे डिवाइस एंड एआई पावर्ड कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल टीबी केसेस विद हाई एक्यूरेसी। तो काम ये हो सकता है कि पोर्टेबल एक्सरे डिवाइसेस, ठीक है, एक्सरे डिवाइसेस जनरली होती हैं वो भारी भरकम होती हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी एक्सरे डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है, एंड उनकी इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करें ताकि हमें और अच्छी एक्यूरेसी मिले एंड जल्दी डायग्नोस हो पाए। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत जल्दी टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई है एंड ये अभी भी कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है अभी करेंटली हमारे कंट्री में स्प्यूटम टेस्टिंग होती है, लेकिन इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे कंट्री में टीबी के लिए जो स्प्यूटम टेस्ट होता है इसमें काफी दिक्कतें आती हैं कि जैसे ये जो किट होती है इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, स्पेशली बच्चों के लिए, एंड ये जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है, ट्रांसपोर्ट करने में इश्यूज आते हैं। ठीक है, टंग स्वैब्स की अगर बात करें, सिंपलर एंड लेस इन्वेजिव टंग स्वैब्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग एंड रिड्यूस ओवरऑल डायग्नोस्टिक। तो एक स्प्यूटम टेस्ट की बात करी है, उसके बाद एक और टेस्ट आता है टंग स्वैब। ठीक है, जीभ से सैंपल लेके किया जाता है, ये फिर भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव बताया गया है। एंड उसके बाद बताया गया है यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि रीडिप्लॉइंग पीसीआर मशीन फ्रॉम कोविड-19 टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग यूरिन एलएएम टेस्ट टू ऑफर प्रॉमिसिंग एवेन्यूज फॉर इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन। की इसके अलावा डिटेक्शन में हम और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पहले से अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, जैसे आरटीपीसीआर टेस्टिंग हमने कोविड में बहुत सुनी है, तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग वाला ही जो ओवरऑल ढांचा है हम उसी को टीबी की टेस्टिंग में इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड उसके अलावा जैसे और यूरिन एलएएम टेस्ट होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनोवेशन एंड रैपिड एडॉप्शन की टू सक्सेस। कि आज के समय में अगर हमें टीबी से लड़ना है तो बहुत तेजी से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तेजी से हमें इनोवेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड कंक्लूजन भी यही है। ठीक है, आर्टिकल हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रैपिड वैलिडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स विद इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। तो अगर हमें डायग्नोसिस अच्छा बनाना है तो सबसे पहले तो नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को और अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बोला है कि हाँ, इंडिया के पास देखिए बहुत अच्छा टीबी से लड़ने का डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसको हमें अच्छे से लागू करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम उसमें नई टेक्नोलॉजीज ले आए, थोड़े बहुत छोटे मोटे माइनर एडजस्टमेंट करें तो शायद से हमारा सोल्यूशन मिल सकता है हमें। तो ये हो गया आपका सेकंड आर्टिकल। चलिए देखते हैं थर्ड आर्टिकल, एक्शनेबल आइडियाज फॉर टीबी कंट्रोल। ठीक है, ये भी आपका रेलेवेंस इसका सेम रहेगा जैसे हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया। ठीक है, इंडिया रिमेन्स अ टीबी हॉटस्पॉट बट देयर कैन बी चेंज विद अर्ली डायग्नोसिस कंटीन्यूअस ट्रीटमेंट दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर थीम का आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बातें करी हैं। कि ये आर्टिकल बात करता है 10 पॉइंट एजेंडा टू एंड टीबी इन इंडिया एंड अर्जेंट नीड फॉर टीबी एलिमिनेशन। इंडिया कैरीज हैवी बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो इंडिया में, पूरी दुनिया में जितने लोगों को टीबी है उसमें से लगभग 27% इंडिया में है। ठीक है, केसेस। तो इंडिया में लगभग पूरी दुनिया का 1/4 से ज्यादा टीबी का बर्डन है। एंड आपका 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है। ठीक है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी।
ये ध्यान रखिएगा, ये आपके फैक्ट हैं जो कि आपके पीसीएस में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं. Highlights the however challenges like drug resistance, gaps in implementation exist. But here is a 10-point agenda for TB elimination in India. तो यहाँ पे बात करी है कि 2000 अभी रिसेंटली वर्ल्ड टीबी डे था एंड इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं एंड अभी जो वर्ल्ड टीबी डे था उसकी थीम ये थी, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में टीबी को लेके, कि जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ड्रग रेजिस्टेंस होता है, अच्छे से नीतियों को लागू नहीं किया जाता ग्राउंड पे. तो यहाँ पे सजेस्ट किया है एक नई तरीके की स्ट्रैटेजी, 10 पॉइंट एजेंडा फॉर टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया, कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप ही एक पॉलिसी हो सकती है कि जिससे हम टीबी को खत्म कर. 10 पॉइंट एजेंडा. तो सबसे पहला है उसमें अर्ली डिटेक्शन, कि जब तक हम किसी को टीबी की शुरुआती दौर में ही, टीबी की शुरुआती स्टेज में ही अगर नहीं पकड़ सकते टीबी के पेशेंट को, तब तक हमारा टीबी से लड़ाई सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा किसको टीबी होने वाला है या फिर किसको शुरुआती स्टेज है टीबी की. अर्ली डिटेक्शन करना होगा. कि कैसे कर सकते हैं कि मैंडेटरी स्क्रीनिंग फॉर कॉन्टैक्ट्स ऑफ डायग्नोसिस केसेस, की किसी व्यक्ति को अगर टीबी है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको कंपलसरी कर देना चाहिए कि उन्हें टीबी की जांच करानी ही करानी है, क्योंकि आगे चल के अगर उन्हें टीबी होता है तो तब तक देर हो जाती है एंड टीबी जो है फैलने वाली बीमारी है. Ensure accessible laboratory facilities and efficient follow-up mechanism, की जो डिटेक्शन वाली जो लेबोरेटरीज हैं, जो लैब्स हैं जहाँ पे टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक होता है, उनको और ज़्यादा स्टैब्लिश करें ताकि लोगों तक वो पहुँच सके. एंड उसके बाद एफिशिएंट फॉलो अप मैकेनिज्म, की जांच होने के बाद आराम से व्यक्ति जो है वापस डायग्नोसिस में फ़ोन करके या किसी भी तरह कम्युनिकेट करके पता लगा सके कि रिपोर्ट क्या है. उसके बाद प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन विद राइजिंग drug resistance DRTB, accurately determining resistance pattern at diagnosis, की डायग्नोसिस के समय ही हम पता लगा लें कि किसको एक नॉर्मल वाला टीबी है, ठीक है, किसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, या फिर किसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है. तो ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं टीबी की सीरियसनेस की, कि टीबी जो है एक समय बाद दवा के प्रति रेजिस्टेंस गेन कर लेता है, दवा का उस पर असर नहीं होता. तब क्या करते हैं, और स्ट्रॉन्ग दवा देते हैं, लेकिन फिर भी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है टीबी, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं. तो इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. तो ये भी जांच के दौरान ही हमें पता लग जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किस स्टेज का ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, क्योंकि अगर हमें पहले से पता होगा तो उसका इलाज भी उसी तरीके से शुरू हो सकता है. Assign appropriate treatment regimen based upon individual susceptibility profile. एंड यही नहीं, कोई व्यक्ति उस स्टेज से कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है उसको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट लेना चाहिए. तीसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड फॉलो अप, एड्रेसिंग इशू ऑफ नॉन एडहेरेंस ड्यू टू परसीव्ड इंप्रूवमेंट और लॉजिस्टिकल चैलेंज. की लोग जब ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो कितना ज्यादा फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट को, कितना अडेयर करते हैं ट्रीटमेंट से, कि अगर दवा लेनी है सुबह दिन में शाम को तो वो ले रहे हैं कि नहीं. ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि हफ्ते भर तक दवा लेने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होता है और वो लोग दवा लेना बंद कर देते हैं. एंड जैसे ही बंद करते हैं कुछ समय बाद वो बीमारी फिर से आती है और ज्यादा आती है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद लेवरेज टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर ट्रीटमेंट एंड कंप्लीशन एंड प्रिवेंट ड्रॉप आउट, की टेक्नोलॉजी की मदद लें, हम तकनीक की मदद लें कि किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है, कैसा चल रहा है, एंड कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने ट्रीटमेंट जो है बीच में ही छोड़ दिया हो. ठीक है, उसके बाद चौथा है आपका जीरो मोर्टालिटी. कोशिश करें कि टीबी की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो. ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रग रेजिस्टेंस एंड नॉन पल्मोनरी टीबी. उसके बाद है कंट्रोलिंग ड्रग रेजिस्टेंस. ठीक है, पांचवा ये है कि ड्रग रेजिस्टेंस ही होने से बचाया जाए. कि कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होता है या फिर इरेगुलर यूज होता है, सही तरीके से जब एंटीबायोटिक का यूज नहीं होता है तब आपके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. तो सबसे पहली बात तो इसको नियंत्रण में रखना, रेगुलेट करना कि किस दुकान पे
कौन सा एंटीबायोटिक मिल रहा है, कौन सा एंटीबायोटिक डॉक्टर के पर्चे से ही मिल सकता है या ऐसे केसेस में, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ट्रीटमेंट अडहेरेंस टू मिनिमाइज सिलेक्टिव प्रेशर ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, यही है। उसके बाद 6वें नंबर पर है असेसिंग ड्रग रेजिस्टेंस टीबी प्रेवलेंस, गैदर डेटा ऑन रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस टीबी एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी प्रेवलेंस, की हमें एक डेटा चाहिए अब कि हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पे कितना टाइप का ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, ठीक है। उसके अलावा यूटिलाइज दिस डेटा टू इन्फॉर्म प्रोग्राम प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। तो जब हमें डेटा मिल जाए उस डेटा के आधार पे फिर हम और प्लानिंग करें, ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करें कि किस जगह पे कितना ड्रग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये वाली दवाएं और ये वाला ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और होना चाहिए, यहाँ पे लोगों के फॉलोअप के लिए और ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, या फिर यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट की दूसरी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ट्रीटमेंट, ठीक है, कि किसी जगह पे अगर हम देख रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस से लड़ने वाली जो दवाएं हैं जैसे बेडाक्विलीन एंड डेलामेनेड हो गया, ये दवाएं हैं कि नहीं। ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये जो 2 दवाएं हैं ये आपकी टीबी से लड़ने के लिए की काफी इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। गारंटीड ट्रीटमेंट फैसिलिटी विद ट्रेन्ड स्टाफ रेडिली अवेलेबल फॉर टीबी, ऑल टीबी केस। 8वें नंबर पर है इंटीग्रेशन विद हेल्थ केयर सिस्टम्स, कि जो हम टीबी वाला जो पॉलिसीज हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पॉलिसी में कैसे फिट हो सकती है, कैसे उसमें स्ट्रीमलाइन हो सकती है, कि किसी व्यक्ति के लिए को किसी दूसरे अस्पताल में ना जाना पड़े टीबी के लिए, जो नॉर्मल अस्पताल होता है उसी में ही उसका सारा काम हो जाए। कैसे होगा कि जैसे एक अच्छा रेफरल नेटवर्क हो विद इन पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम टू प्रिवेंट मिस्ड केसेस, नॉन कंप्लायंस एंड गैप्स इन कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम एंड उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है। उसके बाद डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम 9वें नंबर पे है, एनहांस द एग्जिस्टिंग निक्षय वेब बेस्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका प्रीवियस से रिलेटेड कि निक्षय क्या है। निक्षय जो है आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे पेशेंट मैनेजमेंट होता है टीबी का, एंड यहाँ पे हमारी कंट्री में रियल टाइम टीबी डेटा क्या है, कैसा क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखाता है। तो एक टाइप से ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसमें कांस्टेंट रियल टाइम अपडेट होता रहे। उसके बाद है आखिरी एड्रेसिंग पॉपुलेशन मोबिलिटी, रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन ऑन टीबी कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस, की जो हमारी टीबी की पॉलिसीज है उसमें पॉपुलेशन चेंजेस के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, कि किसी एक रीजन में एक जगह पे अगर टीबी वाले ज़्यादा मरीज हैं एंड वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मल जगह पे अगर टीबी का केसेस बढ़ जाए तो। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट इंश्योर पोर्टेबिलिटी टीबी ट्रीटमेंट्स विद इन द कंट्री। तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में लोग माइग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कुछ समय के लिए रहने चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी का एक जगह पे इलाज चल रहा हो तो दूसरी जगह पे फिर जाके कराना आसान नहीं है, तो कोशिश किया जाए जिसका एक जगह इलाज चल रहा हो दूसरी जगह पे उसका इलाज कंटिन्यू किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं आपका टीबी को एंड करने का 10 पॉइंट एजेंडा। तो ये थे आपके 3 टीबी से रिलेटेड आर्टिकल। काफी सारा एनालिसिस था इनमें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस था, सजेशंस थे, प्रॉब्लम्स थे एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है, एंड इसमें एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट भी था ऐसा इन आर्टिकल्स में। तो ये आर्टिकल्स आपके टीबी से रिलेटेड चीजों में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला आर्टिकल क्या है। ऑन द रिसर्जेंस ऑफ मम्प्स इन केरला। अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस का, जैसे हमारा टीबी का रेलेवेंस था ये भी आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड था, तो यहाँ का भी मम्प्स का भी जो रेलेवेंस है ये भी आपका सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि मम्प्स रिसर्जेंस इन इंडिया कॉज फॉर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, कि केरला में अभी देखा गया है मम्प्स का आउटब्रेक हुआ है। मम्प्स अ हिस्टोरिकली चाइल्डहुड इलनेस हैज बीन रैपिडली स्प्रेडिंग इन केरला, कि जो मम्प्स डिजीज है जो बच्चों में होता है, लगभग 2 से 12 साल के बच्चों को भी में होता है, ये इंडिया में धीरे धीरे फैलता हुआ दिख रहा है एंड स्पेशली ये अभी केरला में देखा जा रहा है इसका आउटब्रेक, ठीक है।
स्पेशली आपका जो मलापुरम है, कोझिकोडे है, पलक्कड़ है, थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे एक इशू आता है, सवाल खड़ा होता है कि जब हमारी हेल्थ केयर पॉलिसीज इस पर काम कर रही हैं तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज होती है मम्स को समझने के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्री से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मम्स क्या है। ठीक है, मम्स जो है एक अपने आप सही हो जाने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, कि जैसे आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, फ्लू होता है, वो एक वायरल फीवर जो होता है आपका मौसम बदलने में, तो एक समय बाद वो सही हो जाता है। वो होता है सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी खुद से लड़ लेती है। तो मम्स भी एक ऐसा ही डिजीज होता है। इसमें सिम्टम क्या होते हैं? फीवर होता है, हेडेक होता है एंड स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे लोअर जॉ के नीचे, जो आपके गर्दन में ऊपर की तरफ जो ग्लैंड होता है उन्हें कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये सूज जाता है। जनरली अगर अच्छी केयर मिले बच्चों को तो बच्चे लगभग 2 हफ्तों में सही हो जाते हैं। एंड जनरली ऐसा देखा गया है, आधे बच्चे जिनमें मम्स डेवलप होता है उनमें ऐसे सिम्टम्स सामने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अंडर रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए मम्स हो गया, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये सामने नहीं आते हैं लेकिन डिजीज होता है। तो ऐसे केसेस में लोग अस्पताल नहीं जाएंगे या फिर मम्स का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराएंगे। तो इसमें अंडर रिपोर्टिंग होती है कि असल में जितने सारे केसेस हुए हैं उतने सारे सामने नहीं आते हैं। पब्लिक हेल्थ डिलेमा, मम्स वर्सेस मीजल। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स हैव ट्रेडिशनली प्रायोरिटाइज मीजल्स ड्यू टू हायर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। तो अभी देखिए, जो पब्लिक हेल्थ है वो मीजल्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि मीजल्स जब होता है तो उसमें डेथ और मॉर्बिडिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसको अक्सर ज्यादा फेवर किया है, इसके ट्रीटमेंट को मम्स से ज्यादा। तो एक ये रीजन बताया है कि मम्स ज्यादा फैल रहा है क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस है नहीं। Recent mum outbreak highlighted potential complications like encephalitis, meningitis, pancreatitis and infertility. तो यहाँ पे डिलेमा बताया जा रहा है कि मीजल्स पे ज्यादा फोकस किया है, लेकिन अब पता लग रहा है कि मम्स पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद रीजन है हमारा क्यों फैल रहा है, वैक्सीनेशन गैप। डिस्पाइट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल, mumps is not included in India's universal immunization program due to perception of its low public health burden. तो मम जो हम जानते हैं, जो हमारा कंट्री में वैक्सीन का प्रोग्राम चलता है, मिशन इंद्रधनुष या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें मम्स की वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि मम्स जो है बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं है एंड पब्लिक हेल्थ पे काफी कोई बर्डन की तरीके से नहीं है ये। In the Indian Academy of Pediatrics argues for better data collection and emphasizes the underestimation of mumps long-term consequences. तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि हमें मम्स से संबंधित और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है मम्स का हमारे देश में, ये जानने की जरूरत है। तो अब बात है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में अगर जागरूकता होगी कि उन्हें ये डिजीज है, ये मम्स है, तो इसका तुरंत इलाज किया जा सकता है, या फिर अगर पता रहेगा कि मम्स कैसे फैलता है तो उसे कम किया जा सकता है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। इम्यूनाइजेशन की जो कवरेज है उसे और बढ़ाना चाहिए कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें भी वैक्सीन लगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट आइसोलेशन होना चाहिए, क्वारंटीन होना चाहिए लगभग 3 हफ्तों का, कि ताकि ये जो डिजीज है और लोगों तक ना फैले। अब देखिए पाथ फॉरवर्ड की बात क्या करी है कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स इंटीग्रेटिंग मम्स कंट्रोल स्ट्रेटजीज विद एग्जिस्टिंग मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो WHO क्या सजेशन देता है, सुझाव ये देता है कि जो मम्स से लड़ने का जो ओवरऑल पॉलिसी है उसको हम अपने मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। ठीक है, अभी हमारे कंट्री में मीजल्स और रूबेला को खत्म करने के लिए सबसे तेजी से वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंस के साथ प्रोग्राम चलते हैं। तो क्यों ना मम्स को भी इन्हीं डिजीजेस में इंक्लूड कर लिया जाए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक एडवोकेट्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द MMR वैक्सीन इनटू द UI। एंड अभी जो वैक्सीन है आपकी मीजल्स रूबेला वाली जो वैक्सीन है मिशन इंद्रधनुष में,
उसमें ये सजेशन है कि जो मम्प्स भी उस वैक्सीन में ही इंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। एंड साइटिंग इट्स अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ 70 to 90% एफिकेसी विद हाई कवरेज। तो ये हो गया। उसके बाद है केरला हैज इनिशिएटिंग डिस्कशंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्लेस एमआर वैक्सीन इन द यूआईपी विद एमएमआर वैक्सीन। तो ये जो सुझाव है दूसरे नंबर वाला, ये केरला सरकार कर भी रही है। अभी जो है हमारे मिशन इंद्रधनुष में मीजल्स रूबेला वैक्सीन है, इसको रिप्लेस कर दें मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन में, ताकि एक वैक्सीन में तीनों डिजीजेस जो है कवर हो सके। तो ये कंक्लूजन है, देखिए कि अभी केरला में काफी ज्यादा मम्प्स बढ़ रहा है एंड अब हमें इसे टैकल करने के लिए, समझने के लिए एक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है कि इसमें हम वैक्सीन लाएं, ठीक है, और अवेयरनेस जनरेट करें, डेटा कलेक्शन करें और लोगों में पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करें। तो ये सारी चीजें हैं आपके मम्प्स से रिलेटेड एनालिसिस की। उसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया, अ कॉल फॉर इंप्रूव्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो इसकी अगर रेलेवेंस देखें, ठीक है, तो रेलेवेंस में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे साइबर फ्रॉड्स की बात हो रही है। देखिए साइबर फ्रॉड्स या फिर आपका साइबर क्राइम, अलग अलग टाइप के क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अक्सर न्यूज में होते हैं, जैसे डी ट्रैक, पेगासस, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस में ये आपका GS3 आपका इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, पूरा का पूरा आपका साइबर क्राइम वाला चैप्टर, जिसमें आपका डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड भी आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें क्या एनालिसिस हो रहा है कि फॉलोइंग द मनी ट्रेल अ कॉम्प्लेक्स मेज, ठीक है, कि डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, पहले की तरह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट होती है उनको समझना कि आफ्टर स्टीलिंग द मनी फ्रॉडस्टर्स मूव इट इनटू सीरीज ऑफ अकाउंट इन 3 स्टेजेस। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हो रहा है कि डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे होता है, कि पैसे जो हम देखते हैं कि फोन करके OTP लेके या फिर किसी भी QR कोड को सेंड करके या फिर कोई अननोन लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे जो है डेबिट होने लगते हैं एक अननोन अकाउंट में, और वो ट्रेस नहीं हो पाता है, आपके पैसे चले गए, ठीक है, ये अक्सर होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है वो पूरा प्रोसेस कि जब चुरा लेते हैं फ्रॉडस्टर्स, तो पैसे जब चुरा लेते हैं तब उस पैसे को अलग अलग अकाउंट से पास किया जाता है। तो सबसे पहले उस मनी को टेम्परेरी अकाउंट से पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्कुलेशन अकाउंट, ठीक है, नेटवर्क ऑफ अकाउंट कंट्रोल्ड बाय मिडिलमैन हु रिसीव अ कट, कि अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे टेम्परेरी अकाउंट, सर्कुलेशन अकाउंट और सिंक अकाउंट। कि पैसा चोरी किया, ठीक है, पैसे को सबसे पहले टेम्परेरी अकाउंट में डाला, ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन अकाउंट में डाला कि यहाँ से जो है हैंड्स बदलता है मनी, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तीसरे चौथे, ऐसे 50-60 अकाउंट में होते हुए मनी जाता है और आखिरी में एक सिंक अकाउंट में आता है, ठीक है। द डिफ्रॉडेड मनी इज फाइनली कंसोलिडेटेड ई वॉलेट्स और अदर फंड। दीज रैपिड ट्रांसफर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू ट्रैक द स्टोलन फंड। तो इतने तरीके के अकाउंट आते हैं बीच में, चोरी होने के बाद सिंक अकाउंट में आते हैं, एंड इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मुश्किल होता है कई बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ट्रैक करना। तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। द रिपोर्ट प्रपोजेस सेवरल टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड टू प्रिवेंट। कैसे किया जा सकता है, हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे फ्रॉड? सबसे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Financial institutions should replicate Google's login verification system, requiring user approval for login attempt for new device। कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने अपनी मोबाइल बैंक की ऐप डाली एक फोन में, ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी अगर नए फोन में ऐप डालेंगे तो उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा और हर डिवाइस के लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड डालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये, ताकि कोई और आपके डिवाइस को एक्सेस ना कर सके।
दूसरी चीज ये कि जब भी पेमेंट करना होगा हर बार उसके लिए पिन मांगेगा। उसके बाद है डिसेबलिंग द स्क्रीन शेयरिंग, कि disabling screen sharing functionality with banking apps would prevent fraudster from remotely accessing sensitive accessibility। कि स्क्रीन शेयरिंग जो है देखिए अब व्हाट्सएप पे आने लगा है, ठीक है, और अलग अलग ऐप होती हैं जो स्क्रीन शेयरिंग करती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपके फोन में अगर स्क्रीन शेयरिंग वाली जो परमिशन मांगती हैं अलग अलग ऐप्स, उनको बंद कर दें। तीसरे नंबर पे इनहांस्ड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल एंटिटीज शुड प्रोवाइड डिटेल्ड ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग रेसिपिएंट डिटेल इन बैंक स्टेटमेंट। की जो बैंक हैं खुद बैंकों को एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन की, कि अगर पैसा कहीं जा भी रहा है तो किसके पास जा रहा है पैसा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट देना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीजें, ताकि ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो उसको कम किया जा। उसके बाद देखिए दूसरा सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को और रफ्तार पकड़नी चाहिए, ठीक है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास डेटा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ढेर सारे डेटा उनके हाथ में होना चाहिए। कि अक्सर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको उनके इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार इतनी धीमी इसलिए होती है क्योंकि उनके पास डेटा नहीं होता है, ठीक है। क्या किस किस तरीके से डेटा का इश्यूज आता है, सबसे पहले उनके पास डेटा जो होता है सही फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है। बैंक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताई जा रही है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है बैंक से इंफॉर्मेशन मांगती है, ठीक है, प्रिंटेड कॉपीज और पीडीएफ में मांगती है। करंटली बैंक्स प्रोवाइड ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन प्रिंटेड कॉपीज और पीडीएफ, तो पीडीएफ और प्रिंटेड कॉपीज के फॉर्मेट में देती है बैंक इन एजेंसीज को डेटा, ठीक है। लेकिन अगर एक सीएसवी या एक्सेल एक्सेस एसएक्स जो फॉर्मेट है अगर इसमें दिया जाए तो बेहतर होगा। उसके बाद लिमिटेड आईएमईआई रिकॉर्डिंग होता है कि जो बैंक्स हैं इनको आईएमईआई नंबर जो है, हर फोन का एक यूनिक नंबर होता है आईएमईआई नंबर, बैंक्स को ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कौन सी डिवाइस को यूज करके ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये हो तो ट्रेसिंग जो होती है किसी भी डिवाइस को या किसी भी ट्रांजैक्शन को और अच्छी तरीके से ट्रेस किया जा सकता है। उसके बाद है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल मेजर्स फॉर इफेक्टिव डेटरेंस, की हम लॉ और जुडिशरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीजें होने से रोकने के लिए। रिपोर्ट सजेस्ट लीगल मेजर्स, किस तरीके के, सबसे पहली बात तो क्लासिफाई करना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। द अपकमिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच रिप्लेसेस द आईपीसी रिकॉग्नाइजेज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका एक जो एक कदम है वो लिया जा चुका है, जो हमारा बीएनएसएस आ रहा है 2023 का, उसमें साइबर क्राइम जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह क्लासिफाइड है एंड इसके अगेंस्ट पेनल्टीज और क्लॉजेस भी हैं, ठीक है। एंड इसमें एक ब्रॉड स्केल की डेफिनेशन, एक ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है जिससे लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है, तो ये तो किया जा रहा है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिंग बेल फॉर इंटर स्टेट फ्रॉड, इंटर स्टेट डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड शुड बी कंसिडर्ड सीरियस ऑफेंसेस, की अगर जो एक स्टेट में बैठ के दूसरे स्टेट के व्यक्ति का फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है उसमें बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एंड उसको एक सीरियस क्राइम की तरह कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो लोग जो है ये करने से और डरेंगे। उसके बाद कॉम्बैटिंग ब्लैक मनी, डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ब्लैक मनी जनरेशन इम्पैक्टिंग नेशनल इकोनॉमी एंड यहाँ पे ब्लैक मनी के एस्पेक्ट को और अच्छे से एड्रेस करने की जरूरत है। तो देखिए कंक्लूजन में यही बताया गया है कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, की अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग जो ऑफिसेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए, ताकि एक अच्छी तरीके से हम डिजिटल फ्रॉड्स को होने से रोकें एंड अगर हो भी रहा है तो उनका पता लगाया जा सके, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजिकल मेजर भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, डेटा एक्सेसिबिलिटी हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देनी चाहिए, एक अच्छा जुडिशियल और लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसको इस्तेमाल करने की हमें जरूरत है डिजिटल फ्रॉड्स को कर्व करने के लिए। तो ये थे आपके आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको एडिटोरियल आज का यूजफुल लगा होगा।
अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।